एक क्षेत्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण संपदा मृदा भी है। यानी मिट्टी भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संपदा है। लेकिन मिट्टी क्या है और ये कैसे बनती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम भूपृष्ठ कहते हैं और इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। यानी ये जो भूपृष्ठ होता है, इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। यानी पृथ्वी के भूपृष्ठ से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्राप्त होती हैं जिनसे हमारा पालन पोषण होता है। ये खनिज बड़े पत्थर के साथ संलग्न होते हैं तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हजारों और लाखों वर्षों के लंबे समय अंतराल में पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रमों द्वारा टूट जाते हैं। टूटने के बाद सबसे अंत में बचा महीन कण मृदा होता है। लेकिन कौन से कारक या कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे मिट्टी बनती है, आइए उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है जिससे वो प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय में पत्थर ठंडे होते हैं और संकुचित हो जाते हैं, क्योंकि पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित तथा संकुचित होता है। ऐसा बार बार होने से पत्थर में दरार आ जाती है और अंत में ये बड़े पत्थर टूटकर छोटे पत्थरों में विभाजित हो जाते हैं। पहली प्रक्रिया क्या होती है? सूर्य का जो तापमान है वो दिन के समय पत्थर को गर्म करता है जिससे वो प्रसारित होते हैं। रात के समय वो पत्थर ठंडे हो जाते हैं और संकुचित हो जाते हैं। इस वजह से पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित और संकुचित होता है। ऐसा बार बार होने से पत्थर में दरार आ जाती है और अंत में ये बड़े पत्थर टूटकर छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। इसके बाद जल जो है वो मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है। यानी पहला, सूर्य के ताप से बने यानी सूर्य के तापमान के कारण जो दरारें बन जाती हैं, दरारों में जल आ जाता है। यानी जल मृदा के निर्माण में दो प्रकार की सहायता करता है। पहला, सूर्य के ताप से बने पत्थरों की दरार में जल जा सकता है। यदि यह जल बाद में जम जाता है तो ये दरार को और अधिक चौड़ा कर देता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए? दरार क्यों चौड़ी हो जानी चाहिए? दूसरा, बहता हुआ जल कठोर पत्थरों को भी तोड़ फोड़ देता है। यानी बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होती है और बहते हुए पानी में अथाह ऊर्जा होती है। इसलिए बहता हुआ पानी कठोर पत्थरों को भी तोड़ फोड़ देता है। तेज गति के साथ बहता हुआ जल प्रायः अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को भी बहाकर ले जाता है। ये पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जल पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता है और आगे निक्षेपित कर देता है। इस प्रकार मिट्टी मूल पत्थर से काफ़ी दूर वाले स्थान पर पाई जाती है। वायु किस तरह से इसमें मदद करती है, आइए उसे समझते हैं। वायु जिस प्रकार जल में पत्थर एक दूसरे से टकराने के कारण टूट जाते हैं, उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थर को तोड़ देती हैं।
वायु जल की ही तरह बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। आगे देखते हैं कि आगे इसमें कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। जीव भी मृदा बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लाइकेन के बारे में आपने पहले पढ़ा है, सुना भी है। ये पत्थरों की सतह पर उगते हैं। इस क्रम में वो एक पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्थर की सतह को चूर्ण के समान कर देता है और मृदा की एक पतली परत का निर्माण करता है। अब इस सतह पर मांस जैसे दूसरे छोटे पौधे उगने में सक्षम होते हैं और वो पत्थर को अधिक तोड़ते हैं। बड़े पेड़ों की मूलें कभी कभी पत्थरों में बनी दरारों में चली जाती हैं और वो दरार को चौड़ा कर देती हैं। तो विद्यार्थी मेरों, इस तरह से हम देख रहे हैं कि मिट्टी बनने में सूर्य का तापमान, पानी, हवा और जीवों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये लोग मिलकर ही क्या बनाते हैं? मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से मिट्टी बनने में काफ़ी लंबे समय लगता है। हजारों और लाखों वर्षों के समय अंतराल के बाद हमारी पृथ्वी बनी है और जिस परत पर हम खेती करते हैं वो भी इसी तरह से उसका निर्माण हुआ है। इसके पहले हमने देखा है कि मिट्टी एक मिश्रण है। इसमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कण मिले होते हैं और इसमें अगर देखने जाए तो सड़े गले जीवों के टुकड़े भी मिले होते हैं जिन्हें हम ह्यूमरस कहते हैं। इसके अलावा मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मिले होते हैं। मृदा के प्रकार का निर्णय उसमें पाए जाने वाले कणों के औसत आकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मृदा के गुण को उसमें स्थित ह्यूमस की मात्रा को और पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के आधार पर किया जाता है। मृदा की संरचना का मुख्य कारक ह्यूमस है। क्यों? ये मृदा को सरंध्र बनाता है और वायु तथा जल को भूमि के अंदर जाने में सहायक होता है। खनिज पोषक तत्व जो उस मृदा में पाए जाते हैं वो उन पत्थरों पर निर्भर करते हैं जिससे मिट्टी बनती है। किस मृदा पर कौन सा पौधा उगेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस मृदा में पोषक तत्व कितने हैं, ह्यूमरस की मात्रा कितनी है और उसकी गहराई क्या है। इसी प्रकार मृदा की ऊपरी परत में, जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त ह्यूमरस और सजीव होते हैं, उसे ऊपरी मृदा कहा जाता है। ऊपर मृदा की गुणवत्ता उस क्षेत्र की जैविक विविधता को निर्धारित करती है जो एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर हम आधुनिक खेती की बात करें तो आधुनिक खेती में पीड़कनाशकों और उर्वरकों का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग हो रहा है। लंबे समय तक इन पदार्थों का उपयोग करने से मृदा के जो सूक्ष्म जीव हैं वो मृत हो जाते हैं और अभी आपने देखा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से कीटनाशकों और उर्वरकों के अधिक मात्रा के उपयोग से ये सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और मृदा की संरचना को नष्ट कर सकते हैं, जो कि मृदा के पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते हैं। ये जो जीव होते हैं वो मृदा के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं उनका पुनः चक्रण करते हैं। ह्यूमरस बनने में सहायक भूमि में स्थित केंचुओं को भी ये समाप्त कर सकते हैं। अगर संपूर्ण पोषणीय खेती नहीं की जाए तो उपजाऊ मृदा जल्द बंजर भूमि में परिवर्तित हो सकती है। यानी आज जिस तरह से हम खेती कर रहे हैं, जिस तरह से हम उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से सूक्ष्म जीव जो भूमि में पाए जाने वाले तत्वों का पुनः चक्रण करते हैं वो मर जाते हैं और जिसकी वजह से हमारी भूमि जो है वो बंजर में परिवर्तित हो सकती है। उपयोगी घटकों का मृदा से हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना, जो कि मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है और उसमें जैविक विविधता को नष्ट कर देता है,
इसे ही हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। मृदा जिसे हम आज एक स्थान पर देखते हैं वो लंबे समय अंतराल के पश्चात निर्मित हुई है। यद्यपि कुछ मृदा एक स्थान पर निर्मित करने वाले कुछ कारक इसको किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए भी उत्तरदायी हो सकते हैं। मृदा के महीन कण प्रवाहित वायु या जल के साथ भी स्थानांतरित हो सकते हैं। मृदा के समस्त कणों के स्थानांतरित हो जाने पर कठोर पत्थर बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संपदा की हानि हो जाती है क्योंकि पत्थर पर उर्वरता नगण्य होती है। पौधों की जड़ें भूमि के अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बड़े स्तर पर जंगलों का कटना जो कि पूरे विश्व में हो रहा है, ये न केवल जैविक विविधता को नष्ट करता है बल्कि मिट्टी के अपरदन के लिए भी जवाबदार है, मृदा के अपरदन के लिए भी जवाबदार है। वनस्पतियों के लिए सहायक ऊपरी मृदा अपरदन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट सकती है। ये पहाड़ी और पर्वतीय वाले भागों में त्वरित गति से होता है। मृदा के अपरदन की इस क्रिया को रोकना बहुत कठिन है। सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति जल की परतों के अंदर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि हमारी मिट्टी किस तरह से बनती है और मिट्टी बनने के बाद मिट्टी का अपरदन किस तरह से होता है, किस तरह से हमारी मिट्टी बंजर बन जाती है। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।